हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको देख के कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर के प्रश्नावली जो 7.3 है, तथा उसके पहले के जो उदाहरण है उसको भी यहाँ पर साथ में कंप्लीट करेंगे। भाई इससे पहले आपने वीडियोस में देखा हुआ है कि भाई इससे पहले हमने अभी तक इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को कंप्लीट करवा दिया है, साथ ही साथ 7.1 और 7.2 और उनके साथ साथ उनके जो पहले उदाहरण थे उनको भी हमने कंप्लीट करवाया है। मतलब एनसीईआरटी में इस 7.3 से पहले की सारी चीजें हमने कंप्लीट करवा रखी है। इसके बाद हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं और करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। आज की बात करें तो यहाँ पर भाई उदाहरण नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। 7वां उदाहरण जो हमारे पास ये दे रखा है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं भाई क्या कह रखा है। भाई ए बी एक रेखाखंड है, भाई ए बी एक रेखाखंड है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, तथा पी और क्यू इस रेखा ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदुरुस्त है। मतलब इसने कहा ए बी एक रेखाखंड है और पी क्यू ऐसे भी दो बिंदु हैं जिसे पी से ए और पी से बी समदुरुस्त है, मतलब कि बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है। और क्यू से ए और क्यू से बी ये भी समान दूरी पर है, मतलब क्यू ए और क्यू बी भी बराबर दे रखा है, ये चीज दे रखी है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने कहा है दर्शाइए कि पी क्यू जो है, ये पी क्यू रेखा जो है, और ए बी जो है, ये ए बी है, ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब पी क्यू जो है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी हमें सिद्ध करना है ए सी जो है वो सी बी के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है की बात करते हैं। तो दिया है की बात करें तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर देख पा रहे हैं भाई त्रिभुज ए पी बी में इसमें क्या दे रखा है भाई, ए पी जो है वो बराबर है पी बी के, भाई ये चीज दे रखा है। ठीक है भाई। उसके बाद कौन सा त्रिभुज लूं, तो त्रिभुज हम लेते हैं ए क्यू बी। इसमें देखा जाए तो इसके अंदर ए बी जो है, जो ए क्यू है वो बराबर है बी क्यू के, भाई ए क्यू जो है बी क्यू के बराबर है। ओके, चलो भाई ये भी ठीक है, दिया है, आ गया। उसके बाद हम करते हैं भाई इसमें हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है भाई ए क्यू जो है, सॉरी पी क्यू जो है वो लंब है ए बी पर। ठीक है भाई, पी क्यू जो है वो ए बी पर लंब है, ये दोनों चीज़ें लंब है। लंब मतलब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई ये समद्विभाजक भी हैं, मतलब कहा जाए ए सी जो है वो सी बी के बराबर भी है, ये भी चीज़ें। ठीक है, चलो भाई इसमें आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में क्या आएगा, तो सिद्ध में हम देख सकते हैं भाई सबसे पहले हम लेते हैं कौन से त्रिभुज, तो हम त्रिभुज लेते हैं पी ए क्यू और पी बी क्यू। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं भाई क्या चीज़ है, कैसे कैसे क्या बराबर आ रहा है। तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी बी क्यू, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो भाई इसमें देखा तो क्या क्या चीज़ें बराबर है, तो भाई इसमें हमने देखा तो पी ए बराबर है पी बी के, भाई ये चीज़ बराबर है जो कि हम देख पा रहे हैं पहले से दिया हुआ। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है दिया है, या क्या दिया है। ठीक है, सेकंड की बात करें भाई ए क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे भाई ए क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर है, और ये भी आएगा भाई सेम दिया है, भाई सेम आ जाएगा दिया है। उसके बाद थर्ड चीज क्या बराबर है, थर्ड की बात करूं तो पी क्यू जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में है, तो हम इसमें लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी क्यू, भाई पी क्यू जो है वो बराबर है पी क्यू के। ठीक है, और इसमें रीजन आएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो चुकी है। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं तब त्रिभुज पी ए क्यू, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो गया है। भाई पी ए क्यू जो त्रिभुज है सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज पी बी क्यू के, भाई ये सर्वांगसम हो चुका है। पी ए क्यू जो है सर्वांगसम हो गया है पी बी क्यू के। ठीक है, अब इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई रीजन की बात करें तो भाई भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर है, तो हमने इसमें लिख दिया साइड 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 से, भाई ये रीजन हो गया।
भाई तीनों भुजाओं से बराबर हो गया। अब तीनों भुजाओं के बराबर होने की वजह से सर्वांगसम हो चुका है। अब इससे क्या कर सकते हैं, तो इससे हम ये कर सकते हैं भाई क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्या ये कोण इसके बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा भाई कोण ए पी सी बराबर होगा कोण बी पी सी, ये बराबर होगा। अब देखो क्या चीज है भाई, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के पूरा एग्जैक्ट सेम है। क्यों एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि हमने यहाँ सर्वांगसम कर दिया तो बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल सेम है इसका मतलब इसके संगत भुजाएं या संगत कोण भी बराबर होंगे भाई, यानी कि लगातार जैसे कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो भाई हम यहाँ देख सकते हैं भाई क्या पी वाला पी के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा भाई, सर्वांगसम है तो पी वाला पी के बराबर होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार ये क्या हो रहा है, दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। और हमें क्या सिद्ध करना था कि भाई ये दोनों कोण बराबर सिद्ध नहीं करने थे, हमें सिद्ध करना था ये दोनों 90 के हैं और ये भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं वहां तक। तो भाई मेन चीज है हम उसी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, क्या कि भाई हमें अगर इस भुजा को इसके बराबर करना है तो भाई इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। अब उसको करने के लिए कुछ चीजें तो बराबर होनी चाहिए। तो फिलहाल अब हमें क्या बराबर दिख रहा है, तो भाई एक कोण बराबर है, दूसरा कोण भी बराबर है और तीसरी भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये कोण तो हमें सिद्ध करना था, इसको मत लिख देना बराबर, क्योंकि ये हमारा सिद्ध करने में है कि हमें लंब उसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो वो बराबर में नहीं आएगा। और ये भुजा को बराबर मत कर देना क्योंकि ये भी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, सॉरी जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं दिया है में, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो भाई कैसे सिद्ध होगा तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमने लिया है त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज बी पी सी, भाई इसमें देखते हैं दोनों में क्या होगा, ठीक है ना। ए पी सी और बी पी सी में देखते हैं क्या होगा। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहले ए पी बराबर में पी बी है, क्या ये दे रखा था हमें, भाई ए पी बराबर में पी बी दे रखा था, भाई बिल्कुल दे रखा था, ये दे रखा, ठीक है। तो हमने लिख दिया है, ठीक है भाई, लिख दिया है। उसके बाद की बात करें भाई और क्या बराबर है, तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, तो अभी तो सिद्ध किया था हमने, ठीक है। तो हम लिख देंगे भाई कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी है, और इसमें लिखेंगे क्या, ऊपर सिद्ध किया है, चलो भाई ऊपर सिद्ध किया है, रीजन डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या बराबर है, तो तीसरे की बात करें तो पीसी तो दोनों में ही है ना, पीसी भुजा। तो हम यहां पर देख सकते हैं भाई क्या पीसी ये पीसी पीसी के बराबर है, और इसको क्या लिखेंगे, कॉमन हो जाएगा यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो चुका है, डन। अब यहां पर देख सकते हैं दोनों त्रिभुज के अंदर भुजा कोण भुजा बराबर हो गया भाई, पहली भुजा बराबर होगी, फिर कोण बराबर हो गया, फिर भुजा बराबर होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन से दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैं लिख देता हूं भाई ए पी सी, यानी इसको मैंने यहां पर लिया है ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी ये सर्वांगसम हो गया है भाई। कौन सा था भाई, ए पी सी सर्वांगसम हो गया बी पी सी के, तो लिख दिया भाई त्रिभुज बी पी सी के सर्वांगसम हो गया है। और इसका रीजन आया है भुजा कोण भुजा, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, भुजा कोण भुजा, ये चीज हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट, ओके। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद इस कॉन्ग्रुएंट ये सर्वांगसम होने की वजह से क्या होगा, इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी अब कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और कह सकते हैं ए सी जो है बी सी के बराबर होगा। तो भाई इसमें लिख देता हूं, तब AC बराबर में BC होगा। और भाई दो सर्वांगसम त्रिभुज होने के बाद, भाई दो सर्वांगसम त्रिभुज होने की वजह से अगर कोई भी भुजा या कोण बराबर होता है तो रीजन क्या होता है, तो भाई जो हर बार लिखते आ रहे हैं क्या चीज था, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब दो आपके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी तो बराबर होगा, यानी अगर दोनों त्रिभुज की भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर तो सारे कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं PCA जो है वो PCB के बराबर होगा। तो इसको लिख देते हैं भाई कोण PCA बराबर में कोण PCB होगा, ठीक है। और ये रीजन क्या होगा भाई, रीजन सेम टू सेम आएगा, CPCT, भाई वही सेम रीजन आ गया, ठीक है। चलो भाई अब मुझे एक चीज बता दो, PCA प्लस में PCB क्या होगा, इन दोनों का योग कितना होगा,
भाई इन दोनों का योग क्या होगा? तो ये एक तरह का रैखिक युग्म दिख रहा है भाई, एक रेखा पर एक रेखा कोई दूसरी रेखा है और इन दोनों का योग क्या हो रहा है? ये रैखिक युग्म है, क्योंकि एक सीधी रेखा का पूरा कोण कितना होता है? 180 का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आ गया 180 डिग्री, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं भाई क्या? रैखिक युग्म, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने, रैखिक युग्म हो गया। अब ये हमने देखा भाई दोनों कोण तो आपस में बराबर है, यानी मैं क्या इसको डबल करके लिख सकता हूं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया 180 डिग्री। इस दो को उठा के नीचे ले जाएंगे तो कोण PCA बराबर में होगा 180 बटे में 2 आएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दिया तो ये 90 डिग्री आ गया है, यानी हम कह सकते हैं कोण PCA जो है वो 90 डिग्री का आ गया। भाई PCA जो है वो 90 डिग्री का आ गया। क्या हमें वही ज्ञात करना था, ये 90 का? तो भाई यहाँ हाँ PQ लंब है AB पर, मतलब PQ जो है लंब है AB पर, ये करना था, मतलब 90 का ही निकालना था, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब हम कह सकते हैं क्या चीज भाई? PQ जो है वो लंब है AB के, ठीक है, तथा समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, ठीक है भाई, ये चीज हमने लिख दिया, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना था, यहाँ पर आपको जो दे रखी थी ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये चीज दे रखा था। तो इसमें हमें इसके लंब समद्विभाजक निकालने के लिए पहले इन दोनों कोणों को बराबर करना था, और वो हुआ कैसे? तो इन दोनों को सर्वांक्षम किया तब जाके ये दोनों कोण बराबर हुए, और उसके बाद हम इसको पूरा सर्वांक्षम कर पाए छोटे वाले को, और छोटे वाला जब सर्वांक्षम हो गया तब दोनों 90 के भी निकल गए और भुजाएं भी बराबर आ गई। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है भाई ए बिंदु ए बिंदु आपको दे रखा है, पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं L और M है। मतलब कि ए बिंदु पर L और M क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है L और M से समदुरुस्त एक बिंदु P है, मतलब P बिंदु जो है ना वो B से और L रेखा से और C रेखा से समदुरुस्त है, मतलब समान दूरी पर है। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या रखा है? दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोणों को समद्विभाजित करता है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है, ये P से जो रेखा खींची है ना वो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये दोनों कोण जो लगाए मैंने वो आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। चलो भाई इसको भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दिया है में, दिया है की बात करें तो दिया है की बात करें तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर कहा जाए कोई भी बिंदु, जैसे एक रेखा है और एक बिंदु है, ठीक है, इससे इसकी दूरी क्या होगी? ठीक है, इससे दूरी कहा जाए तो दूरी की बात कहा जाए तो एक न्यूनतम दूरी जो होती है ना, जो कभी भी न्यूनतम दूरी जो लेते हैं, ठीक है, अगर रेखा से किसी बिंदु की दूरी तो लिया जाए तो वो न्यूनतम दूरी होगी, और न्यूनतम दूरी होगी तो वो हमेशा लंबवत होगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहीं लंब नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब इसने कहा समदुरुस्त है P बिंदु से L और M, इसका मतलब वो एक न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है जो कि समान दूरी पर है, तो इसलिए ये लंबवत होगा, ये लंबवत होगा ही। ठीक है, तो यहां पर ये चीज दिया है कि कंडीशन में ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई L तथा M एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई ये कर दिया, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद दे रखा है क्या कि PB जो है बराबर है PC के, ठीक है, और उसके बाद क्या है, PB जो है वो लंब है L पे और PC जो लंब है वो M पर है, ये चीज हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इतनी चीजें सारी गिवन में दिया में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं किसमें, तो भाई इसमें हमें करना है दर्शाइए कि, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, तो हम आएंगे सिद्ध करने पे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आएंगे तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं भाई, हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण कोण BAP बराबर है कोण CAD
ए पी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, BAP और CAP ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसमें सिद्ध पे, सिद्ध की बात करते हैं, सिद्ध पे आते हैं। तो सिद्ध की बात यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा भाई सिद्ध में, तो सिद्ध में हम कह सकते हैं, तो हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, PBA तथा त्रिभुज PCA में, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, तो भाई देख रहे हैं इसके अंदर हम देख रहे हैं PB बराबर में है PC के। ठीक है भाई, PB PC के बराबर में ये हो गया, ओके। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, 90 के बराबर है। ठीक है, चलो 90 से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं भाई कोण कौन सा है, कोण PBA बराबर में कोण PCA, ये बराबर है। और इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद फिर से वही जो अभी मैंने लिखा था, क्या, PB बराबर में PC। ठीक है, और ये हमें दे रखा था, दिया है, चलो भाई दिया है की कंडीशन में आ गए। ओके, तो भाई ये हमने देख लिया भाई PB जो है PC के बराबर है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या बराबर है, उसके बाद हम देख सकते हैं PA बराबर है PA के। क्या दोनों त्रिभुज में PA आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, ये PA जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कॉमन, यानी उभयनिष्ठ आएगा, तो लिख दिया भाई इसमें उभयनिष्ठ। ठीक है भाई, ये चीज आ गया, उभयनिष्ठ आ गया, डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ आ गया है। अब इसके बारे में क्या बताऊं मैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ये कोण भुजा भुजा दिख रहे हैं। क्या कोण भुजा भुजा से सर्वांक्षम होता था, तो याद रखो भाई कोण भुजा भुजा, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि कोण भुजा भुजा से कोई तो दो त्रिभुज सर्वांक्षम नहीं होते भाई, इसको मैंने काट दिया था, वो सर्वांक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो भाई क्या करें, अब तो ये सर्वांक्षम नहीं हो रहा। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट वीडियो में एक और चीज़ बताई थी मैंने कि एक कंडीशन है जहाँ पर सर्वांक्षम होते हैं, जब ये जो कोण है, ये कोण 90 डिग्री का हो और साथ में कोण के साथ कर्ण और एक भुजा बराबर हो। जैसे कि मैं यहाँ बताऊं, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है, एक तो कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, यानी RHS से ये कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी मैं कह सकता हूँ त्रिभुज PBA जो है वो सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज PCA के, और इसका रीजन होगा RHS। ये रीजन मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, और यहाँ भी अभी दोबारा से रिपीट करता हूँ कि भाई RHS का मतलब क्या हो गया, R से राइट एंगल मतलब समकोण, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है भाई, उसका H से हाइपोटेन्यूज होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कर्ण। कर्ण क्या है, तो भाई 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी PA PB PA के बराबर है, बिल्कुल भाई दोनों त्रिभुज के कर्ण बराबर है। उसके बाद S से होता है साइड, साइड बराबर है तो कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, वो भी बराबर है। यानी हमने देखा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS, ये तीन चीजें हमारी बराबर है। अगर ये तीन चीजें बराबर है तो हम RHS से इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, सर्वांक्षम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांक्षम हो गए। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कोण BA, यही लिखा था हमने, क्या, BAP बराबर होगा कोण CAP, ये दोनों कोण बराबर होंगे भाई। यहां से हम देख सकते हैं BAP जो है वो CAP के, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जो कि हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर BAP और CAP बराबर है, और वो हो रहा है सर्वांक्षम त्रिभुजों की वजह से। और रीजन क्या आएगा भाई, जब भी सर्वांक्षम, दो सर्वांक्षम त्रिभुज की मदद से कुछ भी कोण या भुजा बराबर होती है तो उसका रीजन होता है क्या, तो ये रीजन आ गया वही जो बार बार लिखते आ रहे हैं, CPCT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये चीज़ें बराबर होगी। दो सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, वो हमने लिख दिया, डन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है, इसको आप नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रश्नावली 7.3, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके के हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई त्रिभुज ABC, जो कि हमें दिख रहा है त्रिभुज ABC। ठीक है भाई, ये और क्या है, त्रिभुज DBC भी त्रिभुज है, एक ही आधार BC से बने हुए हैं, मतलब BC से ही दोनों आधार पे, दोनों का आधार BC है। ठीक है भाई, और क्या रखा है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि कहा जाए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये चीज हो गया, इतनी बात खत्म हो गई। ठीक है, जब इसने कहा समद्विबाहु मतलब है, तो ये भुजाओं को बराबर कर दिया मैंने। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है कि
समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी को एक ही ओर स्थित है। मतलब क्या है, इसने क्या रखा है, ए और डी बीसी के एक ही ओर स्थित है, ये चीज होगी है। चलो बहुत बढ़िया, जैसा कि आकृति में हम देख पा रहे हैं वो हमने बना रखी है। अब क्या रखा है, यदि एडी बढ़ाने पर एडी को बढ़ाने पर पी तक लेके जाए, पी पे जाके प्रतिच्छेद किया जाए, जो बीसी को काट रहा है प्रतिच्छेद किया जाए, तो उस कंडीशन में ए बी डी जो है, ए बी डी यानी ए बी डी जो त्रिभुज आपको दिख रहा है और ए सी डी त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, यानी ऊपर वाले ये और ये त्रिभुज जो है ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है कि भाई ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम होंगे। ओके, तो इसमें हम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो भाई सबसे पहले दिया है की कंडीशन में यहाँ पे छोटे में लिख देता हूँ, दिया है क्या क्या, दिया है की कंडीशन में त्रिभुज लिखा ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, इन दोनों त्रिभुज में हमें दे रखा है क्या क्या कि भाई ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ठीक है, और बी डी जो बराबर है डी सी के, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है बस। ओके, चलो भाई इतनी बात होगी। और हमें सिद्ध करना है तो ये सारी चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं सबसे पहले सिद्ध करने में फर्स्ट वाली चीज पे। वैसे लिखना तो सब कुछ ही पड़ेगा, मैं तो हम लिख ही लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे तो नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भाई, क्या क्या चीजें सिद्ध करनी है। तो भाई इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी जो है वो ए सी डी के सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज फर्स्ट पॉइंट है ए बी डी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है, तो सेकंड पॉइंट हमें सिद्ध करना है ए बी पी जो है ए सी पी के बराबर है, ए बी पी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। चलो भाई दो चीजें हो गई। तीसरी की बात करें, ए पी कोण ए को और डी को दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो ए पी है वो ए को और डी को दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई थर्ड में हमें सिद्ध करना है, नाम लिख देते हैं, उसका नाम क्या आएगा भाई। अब इसने कहा समद्विभाजित मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई इस कोण की बात करें तो बी ए डी की बात करें और सी ए डी, यानी बी ए डी और सी ए डी बराबर होगा, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी, ये बराबर होगा। और साथ साथ में हमें सिद्ध करना है क्या, ये वाला कोण भी बराबर है, यानी बी डी पी और सी डी पी, इसको लिखेंगे कोण बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के, ये चीजें बराबर होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। चौथा क्या है, एपी रेखा बीसी पर बीसी का लंब समद्विभाजक होगा, यानी एपी जो है वो इसका लंब समद्विभाजक है, लंब है और ये समद्विभाजक है। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं भाई, एपी लंब है बीसी पर तथा और क्या दे रखा भाई, लंब है, और उसके बाद एपी जो है पीसी के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है, एपी जो पीसी के बराबर है ये भी करना है। यानी देखो जब भी क्वेश्चन ये वाला आप करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो जो चीज़ दिया है पहले वो लिखना है, और जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करने की कंडीशन में ऐसे लिखना है, ऐसे ही इसी पैटर्न में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम आएंगे सिद्ध पर, तो हम आते हैं सिद्ध पर। ठीक है भाई, सिद्ध में आ जाते हैं। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ जिससे बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बनाया है और इसमें क्या कह रखा है भाई, ठीक है, ये कर दिया गया, ये कर दिया गया, और उसके बाद ए बी सी डी पी, ए बी सी डी और पी हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है भाई, अब आते हैं सिद्ध पे। तो सिद्ध में फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ये हमें सर्वांगसम करना है, मतलब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है जिससे हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा भाई क्या बराबर है, तो पहले इसमें लिखा हमने भाई ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, क्या बराबर है ये भाई, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, क्या है भाई, ये तो दे ही रखा था, तो भाई दिया है लिख देंगे। ठीक है भाई, दिया है आ गया।
सेकंड की बात करें, सेकंड क्या बराबर है, तो सेकंड हम देख रहे हैं कि भाई बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। भाई इस दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो इसके बराबर है, तो भाई बिल्कुल है। तो भाई लिखा हमने बी डी जो है वो बराबर है डी सी के, ये भी सेम रीजन आएगा, ठीक है। तीसरी भुजा कौन सी है, तो तीसरी भुजा इन दोनों की कॉमन भुजा है जो कि ए डी है, ए डी कॉमन है, तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ए डी बराबर में ए डी आ गया, और इसको लिख सकते हैं हम कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ, ठीक है भाई, ये आ गया। अब तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज की बराबर होगी, तो उससे क्या होगा, तो भाई दोनों त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर आएगी तो अब इसको सर्वांशम लिख देंगे, और क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, और रीजन क्या रहेगा, तो रीजन भुजा 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 हो जाएगा, मतलब साइड साइड साइड, ये चीज रीजन हो गया। अब ये सर्वांशम हो गया, तो भाई पहली चीज तो सिद्ध हो गई हमारी, तो भाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाले की बात करते हैं तो ये भाई पहला वाला था ये सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, ए बी पी और ए सी पी की बात करें, ए बी पी कौन सा है, ए बी पी है और ए सी पी है, इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ बराबर है। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा इसको हम करेंगे, उसमें इसका यूज इसमें होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई हम सेकंड वाले की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी, इन दोनों की बात करते हैं, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं तो भाई इसमें सबसे पहले तो भाई ए बी बराबर है ए सी के, भाई ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, ये तो दिया हुआ था तो हमने लिखा दिया है, ठीक है भाई, ये चीज दिया है में आ जाएगा, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई ए बी जो है ए सी के बराबर हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों है भाई, ये कोण बी ए पी जो है बराबर होगा कोण सी ए पी के, भाई क्यों है बता दो भाई, ये क्यों बराबर है, तो भाई यहाँ हमने देखा था कि ये त्रिभुज जब इसके सर्वांशम था तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब भाई यहाँ सर्वांशम है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, तो इसी के हिसाब से वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे सी पी सी टी, ये चीज लिख दें हम डायरेक्ट, ठीक है, सी पी सी टी से बराबर है, चलो भाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई ए पी बराबर में ए पी है, ये भुजा तो इस त्रिभुज में भी है इस त्रिभुज में भी है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में, तो भाई इसको लिख सकते हैं कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया, डन। अब यहां पर हम देख सकते हैं भुजा कोण भुजा से तो ये सर्वांशम हो गया, तो हम इससे लिख सकते हैं तब त्रिभुज ए बी पी ये सर्वांशम हो गई है त्रिभुज ए सी पी के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आ रहा है भुजा कोण भुजा, यानी हमने लिख दिया भुजा कोण भुजा। क्या सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आ चुका है आंसर, क्या सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं फिर इसके थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये थर्ड पार्ट आ गया जिसमें हमें ज्ञात करना है बी ए डी और सी ए डी, भाई यही कोण हमें बराबर करना था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई क्या है, भाई बी ए डी और सी ए डी हमें ज्ञात करना था बराबर। उसके बाद बी डी पी और सी डी पी भी है, तो हमने वो भी लिख दिया भाई, कोण बी डी पी और सी डी पी ये हमें बराबर करना था, ये दोनों चीज़ें हमें बराबर करनी थी थर्ड पार्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, बी ए डी कौन सा कोण है, तो बी ए डी और सी ए डी आपस में बराबर होगा, तो इसमें बराबर क्यों है, तो भाई इसका तो एक सीधे सीधे रीजन आएगा, क्या कि भाई ये त्रिभुज इसके सर्वांशम हम कर चुके हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि भाई ये हमने सर्वांशम कर दिया था। अगर ये सर्वांशम हो चुका है दोनों के अंदर, इसका मतलब क्या होगा भाई, इस सर्वांशम की वजह से, यानी ये त्रिभुज एग्जैक्ट सेम है इसके, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी हम इसमें रीजन लिख सकते हैं क्या कि भाई इसका रीजन सीधे आएगा सीपीसीटी के अनुसार, ठीक है भाई, सीपीसीटी के अनुसार हो गया। अगला क्या है भाई, बीडीपी और सीडीपी की बात करते हैं, तो भाई बीडीपी और सीडीपी इसको बराबर करने की बात करते हैं, क्या ये भी सर्वांशम हो गया था, तो भाई ये तो सर्वांशम नहीं हुआ था, क्योंकि हमें पता है भाई इस दो छोटे त्रिभुज को सर्वांशम हमने नहीं किया है, ठीक है, हमने इस वाले को किया है और इसको किया है, या फिर बड़े को कर दिया था जो सेकंड पार्ट में किया था, तो इसमें क्या करें, फिर से सर्वांशम करें क्या, तो नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोण भी तो इसके बराबर है,
भाई ये कोण इसके बराबर है, तो भाई ये कोण जब इसके बराबर है तो उसके साथ भी इसका जो ये नीचे आ रखा है रैखिक युग्म जो है, या फिर कह सकते हो भाई दोनों के दोनों आपस दोनों का योग जो 180 आएगा, तो भाई दूसरा कोण जो है वो इसको माइनस करके ही आएगा। यानी कि मैं अगर इसको x मान लेता हूँ और फिलहाल लिख लेता हूं इसके अंदर क्या नाम है भाई इसका, ADB और ADC, यानी इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम आएंगे किस पे, पहले हम आएंगे क्या, कोण ADC, ADC नाम है ना भाई, ADC और ADB ये आपस में बराबर होगा। ठीक है भाई, यहां हम देख सकते हैं भाई ADC और ADB आपस में बराबर है, और क्यों बराबर है, तो सेम रीजन भाई, दोनों को सर्वांगक्षम किया था, रीजन तो सेम ही होगा। ठीक है भाई, अगर मैं दोनों को 180 के बराबर कर दूं, या फिर इसके बराबर में x लिखते हैं, x छोड़ो 180 से माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं, इसको और इसको भी 180 में से माइनस कर दिया जाए, तब क्या होगा भाई, दोनों को हमने 180 में से माइनस कर दिया। अब एक चीज देखिए, अगर मैं 180 में से, ये रेखा क्या पूरा 180 का है, ठीक है, उसमें से इस x को घटा दूं, तब नीचे वाला कोण आएगा ना, नीचे वाला आएगा। तो यानी मैं कह सकता हूं क्या आ रहा है भाई, BDP आ रहा है, तो भाई लिखा मैंने क्या आया भाई, ये आया कोण BD और P आ गया। ठीक है, बराबर में आ गया। इस साइड की बात करें, इस साइड में अगर ये x को घटाएंगे तो क्या आएगा, CDP आएगा, तो इसको भी हमने लिख दिया भाई, CDP आ गया भाई, CDP आ गया। ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पर देख सकते हैं भाई ये कोण भी बराबर हो गए, और हमें क्या सिद्ध करना था, तो हमें यही तो सिद्ध करना था, BDP और CDP बराबर है, यही तो सिद्ध करना था, वो हमने कर दिया सिद्ध। ठीक है, अब ये सिद्ध कर दिया तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा था कि अब AP जो है A और D को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये AP रेखा जो है A और D को समद्विभाजित कर रहा है, कोण बराबर कर रहे हैं, तो इसका मतलब करेगा ही करेगा। तो आप लिखेंगे तब AP कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है भाई, डन हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चौथे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था, तो चौथे पार्ट में AP जो है BC का लंब समद्विभाजक है, AP जो है BC का लंब समद्विभाजक, मतलब ये कोण इसके बराबर, मतलब ये कोण 90 का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो देखो इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं भाई फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग कि भाई हमने अभी सिद्ध किया था क्या, कि ABP और ACP सर्वांगक्षम है, यानी ABP ये वाला इस बड़ा वाला त्रिभुज, इधर बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों एग्जैक्ट सेम है, सर्वांगक्षम है। इसका मतलब भाई ये इसका भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और वो रीजन क्या रहेगा, CPCT से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, इसमें क्या होगा, BP बराबर में क्या होगा, PC बराबर है, और इसका रीजन आएगा सीधे CPCT, ये बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो सर्वांगक्षम त्रिभुजों की वजह से हो रहा है, इसका मतलब ये बराबर होगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या चीज़ है भाई, उसके बाद हमें इसको 90 प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्टली 90 तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूँ APB कोण जो है वो APC, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है आपस में, क्योंकि दोनों सर्वांगक्षम में तो बराबर हो गए होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कोण APB बराबर है कोण APC, और इसका रीजन भी CPCT ही होगा, लेकिन ये हमें सिद्ध नहीं करना था, लेकिन इसकी हेल्प से ही सिद्ध होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, इन दोनों का योग कितना होगा, APC, इन दोनों का योग कितना होगा, तो भाई ये इनका योग 180 डिग्री होगा। और वो क्यों हो रहा है भाई, इन दोनों का 180 क्यों होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म बन रहा है, एक रेखा के दो जोड़े बन रहे हैं, रैखिक युग्म बन रहा है, इसलिए 180 डिग्री हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। ओके, अब एक चीज देखिए, APB जो है APC के बराबर है, यानी मैं क्या इस APB की जगह, APB और APC दोनों जुड़ा हुआ है, तो भाई इस APC की जगह APB नहीं लिख सकता, भाई दोनों सेम है, लिख सकते हैं सेम टू सेम। अब दोनों को अगर सेम लिखोगे क्या डबल नहीं हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो भाई हमने इसको लिखा दो कोण APB लिख दिया, अब बराबर में कितना है 180 डिग्री है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, अब इस दो को नीचे भाग करेंगे, भाग करते ही क्या हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं भाई APB बराबर में 180 बटे में 2 आ रहा है,
ठीक है, 2 से हमने इसको काटा तो ये 90 डिग्री आ गया, यानी हम कह सकते हैं APB जो आ गया वो 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री आ चुका है APB। ओके, APB 90 डिग्री का आ चुका है, तो इससे क्या पता चलता है भाई, APB 90 का आ गया मतलब APBC का लंब हो गया। तो भाई इसमें कह सकते हैं क्या, तब AP जो है लंब है BP का, तथा भाई लंब तो हो गया और समद्विभाजक भी तो हो गया है, तो लंब के साथ तथा समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक है, लंब है और समद्विभाजक है, दोनों चीजें आ गई हैं। ओके, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हम देख सकते हैं भाई इसका भी छोटा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर हमें ये 4 चीज़ें सिद्ध करनी थी, इस 4 चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी कि हर एक स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया है, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है कि अगर ये क्वेश्चन आता है आप ये स्टेप फॉलो करो तो कहीं भी आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, हर चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रखी गई और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना होगा। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न 2 है, जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो भाई इसमें कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। भाई AD जो है वो इसका ABC त्रिभुज का शीर्ष लंब दे रखा है, यानी मैं बन रहा हूँ तो कैसा बनेगा ये, तो भाई एक त्रिभुज मैंने बनाया जिसमें ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब AD इसका क्या है, AD इसका शीर्ष लंब बनाना है। ठीक है भाई, शीर्ष लंब बना दिया और इसको ले लिया D, और इसने क्या रखा है कि भाई ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब AB AC के बराबर ये भी दे रखा है। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब क्या है, कोई भी 2 भुजाएं बराबर होगी, और वो भुजाएं भी दे रखी है, AD जो है AC के बराबर है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसने कहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ये रेखाखंड जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि BD DC के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो ये कह रहा है AD जो है कोण A को भी समद्विभाजित करता है, मतलब इस कोण को भी समान भागों में बांट रहा है। ये कोण भी इसके बराबर है और ये भुजा भी इसके बराबर है, ये चीज देखनी है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। करते हैं भाई, कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज दे रखा है। तो लिखा हमने दिया है। दिया है की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है भाई त्रिभुज ABC में AB जो है वो AC के बराबर है। पहले तो ये दे रखा है भाई AB AC के बराबर है। ठीक है भाई, और उसके साथ हमें दे रखा है कि AD जो है वो लंब है BC पर, भाई ये दे रखा है हमें। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है, इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि बात करें भाई क्या सिद्ध करना है, तो यहां हमें सिद्ध करना है कि भाई BD DC के बराबर है, जो कि इसके अंदर दे रखा है AD BC को समद्विभाजित कर रहा है। यानी हम इसमें लिखेंगे कि भाई BD जो है, इसको फर्स्ट पार्ट करके लिख लेते हैं। पहले पार्ट में भाई BD जो है DC के बराबर है। भाई पहले पार्ट में तो ये सिद्ध करना है। दूसरे में क्या सिद्ध करना है भाई, AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि मैं यहां पर लिख दूं कि भाई ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कि कोण BAD बराबर में कोण CAD, ये चीज हो गया भाई। कोण BAD और CAD ये दोनों चीजें बराबर है। चलो भाई ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिद्ध में। सिद्ध की बात करते हैं भाई, सिद्ध में क्या होगा। तो सिद्ध की यहाँ पर बात करें तो भाई क्या चीज़ होने वाला है सिद्ध में, तो सिद्ध में हमें करना है इस भुजा को इसके बराबर, यानी कि हम अगर इसको इसके सर्वांशम कर दें और अगर सर्वांशम हो गया तब ये भुजा भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होगा, दोनों काम एक साथ कन्फर्म हो जाएगा। तो भाई करते हैं भाई सर्वांशम कैसे होगा। तो हमने लिखा भाई त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, भाई इन दोनों त्रिभुज की बात करें, भाई ADB और ADC इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या होगा। तो भाई इसमें बात करें तो सबसे पहले क्या बराबर है, तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये भुजा इसके बराबर हमें दे रखी है। ठीक है, दे रखी है इन द सेंस हम कह सकते हैं भाई AB बराबर में है AC, भाई ये चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया भाई दिया है।
चलो भाई पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है भाई, एक भुजा भी बराबर है, एडी जो है एडी के बराबर, यानी कि कहा जाए कि भाई एक ही है, कॉमन है, मतलब कि क्या होगा, उभयनिष्ठ कह सकते हैं इसे। तो हम लिख सकते हैं भाई एडी जो है एडी के बराबर है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया भाई, उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद क्या भाई, एडी एडी के बराबर, दो चीजें, दो भुजाएं बराबर हो गई। तीसरे की बात करें तो हम देख पा रहे हैं भाई, ये अगर लंब है इसका मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण ADB बराबर में होगा कोण ADC, और इसका रीजन आएगा प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है भाई, ये आ गया प्रत्येक 90 डिग्री। अब यहां पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई हमने देखा इस त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, क्या इसे हम भुजा भुजा कोण से सर्वांक्षम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रूल नहीं होता, भुजा भुजा कोण कोई भी रूल नहीं था, तो इस कंडीशन से हम ऐसे तो नहीं करते। लेकिन क्या हम इसे RHS लिख सकते हैं? RHS बोले तो R से राइट एंगल यानी 90 डिग्री, H से हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और S से साइड यानी कोई एक भुजा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे भाई क्या ये 90 डिग्री है, ये R शो कर रहा है, तो भाई कर रहा है ये R शो, ठीक है ना। अब H क्या होता है, कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला इसे कर्ण कहते हैं, कर्ण बराबर है तो भाई कर्ण भी बराबर है, यानी ये H भी बराबर हमें दिख रहा है, ठीक है। और एक भुजा भी बराबर चाहिए, तो उसमें ये वाली AD एक भुजा भी है, यानी हम देख सकते हैं भाई RHS, तीन चीजें हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जब अवेलेबल है इसका मतलब हम इसे भुजा भुजा कोण ना कहकर RHS कहेंगे और उससे सर्वांक्षम करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं तब त्रिभुज ADB ये सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज ADC, और वो भी किससे भाई, वो भी ये हो चुका है RHS से। भाई ये रीजन याद रखना, RHS कब लगता है, ठीक है, RHS कब लगता है ये रीजन बिल्कुल याद रखना है। ऐसा नहीं कि इसे आप भुजा भुजा कोण कर दो और फिर कर दो गलत, ऐसा नहीं करना। ये रीजन मैंने बता दिया कि RHS कब लगेगा, और भुजा भुजा कोण तो होता ही नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो भाई ये सर्वांक्षम हो गया। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम होंगे तो क्या इसके संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होगा। तो उस कंडीशन से हम कह सकते हैं तब BD बराबर में DC होगा, ठीक है भाई, ये होगा। क्या रीजन होगा? तो रीजन इसका वही जो हर बार लिखते आ रहे, CPCT। भाई क्या हो रहा है, दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम है, और उनकी मदद से अगर कोई भुजा या कोई कोण बराबर हम करते हैं, कोई भी भुजा या कोई भी कोण जो संगत होते हैं वो बराबर होते ही हैं, ठीक है, और उनका रीजन होता है CPCT। तो हम देख रहे हैं भाई ये दोनों सर्वांक्षम है, मतलब एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी और ये कोण भी इसके बराबर होगा, और रीजन रहेगा CPCT। तो भाई कोण भी मैं लिख देता हूँ, कोण मैंने लिखा तो आ गया ये भाई BAD बराबर में होगा कोण CAD, और इसका रीजन भी होगा CPCT। भाई ये भी चीज हो चुकी है। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था? भाई ये था हमारा पहला पार्ट में सिद्ध करना, और ये सेकंड पार्ट सिद्ध करना था। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। भाई ये पहला पार्ट ये सिद्ध करना था, दूसरा सिद्ध करना था, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का। अच्छा एक चीज, इसमें एक लाइन भी लिख देना लास्ट में। लाइन क्या, जो किसने लाइन में कह रखा है भाई, क्या कह रखा है कि भाई AD रेखाखंड BC का समद्विभाजक है, तो ये भी हम लिख देते हैं साथ में। भाई ऐसा छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्या चीज है भाई, हमने इसको बराबर कर दिया, और इसके तात्पर्य क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या रहा है? मतलब ये हो रहा है कि AD BC को समद्विभाजित कर रहा है, वो भी लंब समद्विभाजक कर रहा है। तो भाई इसने कहा था समद्विभाजक सिद्ध करो, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां लिखेंगे तब AD BC को समद्विभाजित करता है तथा AD जो है कोण A को भी समद्विभाजित करता है।
ठीक है भाई। तब ये क्या कर रहा है, कोण ए को भी समद्विभाजित करता है और एडी बीसी को भी समद्विभाजित करता है। ये चीज हमारा यहाँ पर हो चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 3 दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये त्रिभुज हमें दिख रहा है, इसके अंदर AB, BC और माध्यिका AM। इसके बारे में क्या रखा है कि क्रमशः दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज हमें दिख रहा है उसमें PQ, QR और PN के बराबर है। यानी देख सकते हो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, और ये वाली भुजा ये एक नहीं है, ये पूरा BC है, ये किसके बराबर है, QR के बराबर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है भाई, अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है ABM मतलब ये छोटा ट्राइंगल जो है, और PQN ये छोटा ट्राइंगल जो है, दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है भाई, और दूसरा उसके बाद ABC और PQR मतलब बड़े त्रिभुज भी सर्वांगसम है, ये भी सिद्ध करना है हमें। तो भाई छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है भाई, सबसे पहले लिख लिया हमने क्या क्या चीज दे रखा है। तो ये आया है दिया है में, दिया है में कह सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। भाई इसमें क्या क्या चीजें बराबर दे रखी है। पहले हमें दे रखा है इसमें AB बराबर में तो PQ है, ठीक है, BC बराबर में QR है, और उसके बाद AM बराबर में PN है। ये चीजें हमें दे रखी हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद इसमें दे रखा है भाई AM तथा PN। ये क्या है, ये हमारी माध्यिका है। माध्यिका कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये माध्यिका दे रखा है, AM माध्यिका है, और ये यहाँ पर PN भी माध्यिका है। ठीक है, तो यही चीज भी लिखनी है, ये माध्यिका है। ठीक है भाई, इतनी चीजें हमें दे रखी हैं। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, मैं आएंगे भाई क्या क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई, पहला हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABM ये सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। भाई इन दोनों के सर्वांगसम है, ABM और PQN ये दोनों सर्वांगसम है। डन, चलो भाई ठीक है। सेकंड हमने लिखा कि त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है भाई, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये चीज आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लास्ट में सिद्ध पर। सिद्ध की बात करते हैं, सिद्ध में क्या आएगा। तो सिद्ध की बात करें तो भाई सबसे पहले हमें त्रिभुज ABM और PQN को सर्वांगसम करना है, तो उसको लेते हैं। उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। तो हमने लिखा भाई त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इसमें क्या क्या बराबर है। तो पहली चीज इसमें बराबर है भाई, AB बराबर में क्या दे रखा है, AB बराबर में PQ दे रखा है। क्या ये बराबर दिया हुआ है, तो भाई हाँ, AB बराबर में PQ दे रखा है। भाई इस दो छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक भुजा तो एक भुजा के बराबर है, बिल्कुल है, दिया ही हुआ था। चलो भाई ठीक है, तो हमने लिखा है इसे दिया है। ठीक है भाई, सेकंड की बात करते हैं भाई, ये भुजा AM जो है वो PN के बराबर है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि भाई AM जो है बराबर है PN के। ठीक है, और इसका रीजन भी सेम ही आएगा, दिया है, ये भी चीज दे रखी थी। चलो भाई ठीक है। उसके बाद यहां पर हमें दे रखा है भाई क्या, BC बराबर में QR भी दे रखा है, ये भी चीज दिया हुआ है। तो लेकिन क्या इसका यूज है, क्या BC बटे बराबर QR यूज कर सकते हैं। तो भाई हमने तो लिया है छोटा त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज में BC और QR कैसे यूज कर ले भाई, नहीं यूज कर सकते हम। ठीक है भाई, बड़े भुजाएं तो, लेकिन हमें पता है कि AM जो है माध्यिका यानी BC का ये हाफ करेगा। ठीक है, BC का हाफ करेगा, और यहाँ पे भाई QR क्या, इसमें माध्यिका क्या है, PN है, मतलब QR का हाफ QN होगा। ठीक है, यानी इसी में हम कह सकते हैं ये पूरा जो है वो BM का डबल है, यानी लिख सकते हैं BC को 2 BM, इसमें हमने लिखा BC को लिख सकते हैं 2 BM, ठीक है, और QR को लिख सकते हैं 2 QN। ठीक है, और इसका रीजन भी क्या है, तो दिया है ये भी
भाई ये भी दे रखा है क्योंकि हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AM तथा PN माध्यिका है, तो भाई वो बराबर दो भागों में बांटे गए और हमने वो लिख दिया। और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया। अब बताओ BM बराबर QN आ गया, तो क्या ये छोटे त्रिभुज का ही भुजा है? तो भाई बिल्कुल है। तो हम छोटे त्रिभुज में देखते हैं एक भुजा बराबर है, पहले ये भुजा इसके बराबर है, दूसरी भुजा दूसरे के बराबर है और तीसरी भुजा भी तीसरे के बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा? तो भाई इसका यही एक मतलब है कि त्रिभुज जो हमारे पास ABM था ये सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज किसके भाई? PQN के, PQN के सर्वांक्षम हो जाएगा। वो भी रीजन क्या आएगा? तो भाई भुजा भुजा भुजा, भाई तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है और ये सर्वांक्षम हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इस सर्वांक्षम होने की वजह से देखो पहला वाला तो सिद्ध हो गया, ठीक है। इस सर्वांक्षम होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं? भाई इस सर्वांक्षम होने की वजह से कह सकते हैं कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं। इसका यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में, इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तब कोण B बराबर में कोण Q है। और भाई दो सर्वांक्षम त्रिभुजों की वजह से अगर उनकी कोई संगत कोण या भुजा को हम बराबर लिखते हैं तो रीजन क्या होता है? भाई वही होता है जो हर बार लिख रहे हैं हम, क्या चीज? तो भाई CPCT, ये रीजन हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसका यूज करते हुए हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? त्रिभुज। भाई सेकंड पार्ट में हमें करना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों में देखते हैं क्या बराबर है। तो इसमें देख रहे हैं भाई ABC पूरा और PQR पूरे में। तो पहले भाई AB PQ के बराबर है, तो भाई लिख देते हैं कि भाई AB जो है वो बराबर है PQ के। ये चीज़ तो हमें दिया हुआ था, ठीक है भाई, दिया है। उसके बाद इसको लिख लिया हमने समीकरण 1, इसको समीकरण 1 लिख लिया, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई? सेकंड देखो, इस बड़े त्रिभुज में पहली भुजा हमने बराबर कर दिया। उसके बाद ये कोण बराबर है जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसको हमने लिख दिया भाई क्या? कि भाई B बराबर में Q, कोण B बराबर में कोण Q होगा। और यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 से लिख दिया। उसके बाद क्या बराबर है भाई? BC जो है QR के बराबर है। ये भी चीज हमें देखा है, BC QR के बराबर, और ये बड़े त्रिभुज की ही तो भुजा है, तो लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे BC बराबर है QR के, ये आ गया। और इसमें भी लिख दिया हमने, दिया है, ये दिया है कि कंडीशन आ गई कि BC बराबर में QR, BC बराबर में QR आ गया है। ओके, तो यहां पर हमने देखा भाई तीन चीज तो बराबर हो गई है, वो भी क्या? भुजा कोण भुजा हो रही है, तो ये तो होता ही है। तो हम लिख देंगे यहां पर तब त्रिभुज ABC ये सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज PQR के, और इसका रीजन भी आ गया है कि भाई भुजा कोण भुजा से सर्वांक्षम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। यानी इसने क्या कहा है कि भाई मैंने एक त्रिभुज खींचा यहाँ पर, जिसमें ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है भाई। इसने कहा है BE और CF क्या है? शीर्ष लंब हैं, वो भी बराबर हैं। BE खींचा हमने और CF खींचा, ठीक है भाई, और ये E लिखा और ये F लिखा, और इसने क्या रखा है? BE और CF क्या है? बराबर है और 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो वही है भाई, BE और CF जो है त्रिभुज के बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि RHS की सर्वांगक्षमता से हमें उसके RHS के सर्वांगक्षमता के नियम से करना है इसको सॉल्व। नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये पूरा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हमें करना है RHS की हेल्प से, ठीक है भाई। अब देखो बिना RHS के कैसे करते हैं? तो बिना RHS की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये भुजा, ये जो CF और BE आपस में बराबर है, ठीक है, और एक कोण भी बराबर है, और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो जाता, यानी कोण कोण और भुजा से सर्वांक्षम हो जाता, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करना हमें करना RHS से, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हम नहीं करेंगे। चलो भाई RHS की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है। भाई एक क्वेश्चन के करने के तरीके बहुत होते हैं,
ठीक है। इसने कहा है आरएचएस से करने, तो हमें कंपल्सरी इससे करना होगा, ठीक है। अगर ये नहीं कहता आरएचएस तो हम और भी दूसरे सर्वांग क्षमता का यूज कर सकते थे, क्योंकि इसमें और भी हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले दिया है कि बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें दे रखा है भाई बीई जो है वो लंब है एसी पर, ठीक है, और सीएफ जो है वो लंब है एबी पर, ठीक है भाई। और साथ साथ में दे रखा है सीएफ जो है वो बीई के बराबर है भाई, ये भी दे रखा है हमें। डन, ये बराबर है, स्क्वायर नहीं बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है सिद्ध। भाई क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करने में आएंगे भाई त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब देखो समद्विबाहु के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो तरीके हैं समद्विबाहु को सिद्ध करने के, या फिर आप उनकी दो भुजाएं बराबर कर दो या फिर दो कोण बराबर कर दो, दोनों में से कोई भी एक कर दो भाई, सर्वांगक्षम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब इसको हम सिद्ध करते हैं भाई, कैसे सिद्ध होगा। सिद्ध की बात करें तो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, तो भाई बी एफ सी और सी एफ बी, ये दो त्रिभुज लेते हैं। तो हमने लिया त्रिभुज बी एफ सी तथा त्रिभुज कौन सा है, सी एफ बी। क्या है, बी एफ सी, ठीक है। अच्छा सी ई बी है, सॉरी सी ई बी है, त्रिभुज सी ई बी है। चलो भाई ठीक है, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें बराबर है, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इन दोनों त्रिभुज में, देख रहे हो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो भाई एक तो दोनों के 90 डिग्री का कोण है, ये बराबर है। यानी मैं कह सकता हूं कोण बी एफ सी जो है वो बराबर है कोण सी ई बी के, और इसमें रीजन हम लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। भाई ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्या बराबर है भाई, एक तो 90 डिग्री दोनों हो गया। उसके बाद उसके सामने वाली भुजा, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो फिलहाल इस त्रिभुज के लिए ये बीसी कर्ण है और इस त्रिभुज के लिए भी ये बीसी कर्ण है। यानी हम कह सकते हैं बीसी तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो बीसी बराबर में बीसी आ गया, और इसको करेंगे कॉमन यानी उभयनिष्ठ करेंगे, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भाई ये उभयनिष्ठ हो चुका है, एक भुजा बराबर हो चुके हैं जो कि कर्ण है। उसके साथ साथ भाई क्या सी एफ जो है बी के बराबर है, तो भाई हमें पता है सी एफ बी के बराबर है यानी हम कह सकते हैं सी एफ बराबर में बी ई आएगा, और ये चीज हमें दे रखा है भाई, दिया है में आएगा भाई, ये दिया है में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीजें हमें दिख गई है। क्या हम कोण भुजा भुजा लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा आरएचएस। तो क्या आरएचएस लिख सकते हैं, तो आरएचएस के लिए ये होना चाहिए 90 डिग्री का। क्या है, तो भाई राइट एंगल 90 डिग्री का है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एच होना चाहिए, एच का मतलब होता है कर्ण, जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो कर्ण कहते हैं। तो भाई कर्ण बीसी क्या कर्ण है, तो भाई बिल्कुल 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बराबर है। उसके बाद कोई सी एक भुजा, तो भाई ये कर्ण तो हो चुका। उसके बाद सी एफ बी ई के बराबर है, वो त्रिभुज की कोई एक भुजा है, तो भाई वो भुजा भी है, मतलब वो साइड है, यानी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, सर्वांगक्षम हो रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगक्षम हो गया त्रिभुज सी ई बी के, और रीजन हमारे पास आ रहा है आर एच एस कह सकते हैं भाई। रीजन क्या आ रहा है, आर एच एस आ रहा है। ओके भाई, रीजन आर एच एस आ रहा है। क्या इसी तरह से सिद्ध करना था भाई, इसी तरह से करना था। लेकिन क्या हमें सर्वांगक्षम सिद्ध करना था, तो नहीं भाई, सर्वांगक्षम तो सिद्ध नहीं करना था, हमें त्रिभुज को समद्विबाहु करना था। और वो कैसे होगा, अब देखो क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो चुका है, तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी अब हम कह सकते हैं तब कोण B जो है वो कोण C के बराबर होगा। भाई इस त्रिभुज में ये पूरा कोण B है, इस त्रिभुज में पूरा कोण C है, तो भाई दोनों तो बराबर होंगे। भाई B जो है वो C के बराबर ही होगा। और रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा आपका CPCT।
ये हो गया आपके पास। भाई दो सर्वांगसम त्रिभुज की वजह से हो रहा है तो सीपीसीटी आएगा। अब जब कोण दो बराबर हो गए हैं, कोण बी कोण सी के बराबर हो चुका है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हो गया वो समद्विबाहु हो चुका है। यानी अब कह सकते हैं तब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, ये चीज़ हो चुका है, यही हमें सिद्ध करना था और ये हमें यहाँ पर हो चुका है हमारे पास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है भाई ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो भाई ठीक है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो हमने देखा यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है ए पी लंब खींचा गया है बी सी पर। ठीक है भाई, हम खींच देते हैं ए पी को लंब, यहाँ पे एक लंब खींचा गया है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसमें क्या रखा है कि दर्शाइए कि कोण बी कोण सी के बराबर है। हमें इसमें दर्शाना है कि ये कोण इसके बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शानी है। ठीक है, चलो भाई दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है, दिया है की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद ए पी जो है वो लंब है बी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q C, सॉरी ये बराबर करना है। एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई चीज़ बराबर करनी हो यहाँ पे आपको, तो आप देखो दोनों कौन कौन से त्रिभुज में लाई कर रहे हैं। तो भाई B जो है वो इस त्रिभुज में है, ये C जो है वो इस त्रिभुज में। अगर इन दोनों को सर्वांगसम कर दिया जाए तो भाई इसके संगत कोण हो जाएंगे बराबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई सीधे आते हैं सिद्ध पर, और सिद्ध में देखते हैं क्या होगा। तो सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर आएगा भाई त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में, भाई इसकी बात करते हैं। ए पी बी और ए पी सी में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो यहां हमने देखा तो भाई कोण जो है वो ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी। क्या ये बराबर है? कोण ए पी बी और ए पी सी क्या बराबर है? तो भाई बिल्कुल बराबर है। और ये बराबर है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो भाई इसमें लिख सकते हैं भाई ये तो चीज हमें दिया था, दिया है, लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है भाई, दिया लिख दिया भाई। ए पी बी और ए पी सी, ए पी बी और ए पी सी बराबर है। और क्यों बराबर है? दिया है तो क्या दिया हुआ है? तो यहां हमें दे रखा है भाई ये तो लंब था, और लंब में दोनों कोण तो बराबर होंगे होंगे भाई, दोनों कोण बराबर, दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई ए बी बराबर में ए सी, ये भी हमें दे रखा है भाई, ये भी हमें दिया हुआ है भाई। ए बी बराबर में ए सी, ये भी हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या बराबर है? तो क्या ए पी बराबर ए पी है? तो भाई बिल्कुल ये तो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो इसको कह सकते हैं भाई ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया, ए पी बराबर ए पी। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं भाई पहला कोण क्या है? समकोण है, मतलब आर आ गया। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज, यानी एच कहेंगे। ठीक है, और बाकी ए पी जो है वो एक भुजा है, तो ये हो जाएगा साइड हो जाएगा। तो हम आर एच एस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर फाइनली लिख देंगे तब त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए पी सी के, और इसका रीजन है आर एच एस। क्या हमें सर्वांगसम करना था? क्या हमें सर्वांगसम करना था? तो नहीं, हमें करना था बी कोण सी के बराबर। तो अगर ये दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम हो गई है तो क्या इसके संगत भुजाएं बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं तब कोण बी बराबर में कोण सी होगा। और क्यों होगा भाई? दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो सकते हैं, हो चुके हैं, तो उसकी हेल्प से उनकी संगत भुजाएं और कोण तो बराबर होती है। तो यहाँ पर बी सी के बराबर है, और उसका रीजन क्या आएगा? तो वही जो बार बार लिख रहे हैं, सी पी सी टी, यही रीजन आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके चलो भाई ओके अच्छा, तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई है। 7.3 प्रश्नावली हमने यहाँ पर समाप्त कर दी है। तो आज हमने प्रश्नावली 7.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में उससे पहले के जो उदाहरण थे उसको भी कंप्लीट कर लिया है और इसको बड़े बेहतरीन तरीके से किया है भाई। आखिर तक आप अगर बने हुए हो मतलब आपको चीज़ें सारी समझ में आ चुकी होगी। और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे 7.4 के क्वेश्चन तथा उसके हम उदाहरण को भी लेके आएंगे। तो भाई उसके लिए भी बिल्कुल बने रहना भाई, उस नेक्स्ट वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि भाई वो भी आपकी लास्ट वीडियो है। उसके अंदर भी आपका इनइक्वालिटी जो कहते हैं बड़े कोण छोटे कोण, उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है कि छोटी, इसके लॉजिक को हम समझ पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में भी साथ में बने रहना। और उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है भाई मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि क्या है भाई www.magnetbrains.com। भाई इसमें क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए? तो भाई सुविधाएं तो बहुत है इसके अंदर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में बिल्कुल मिलने वाला है। यानी ऐसा नहीं कि एक वीडियो कहीं ढूंढनी पड़ेगी दूसरी वीडियो कहीं, नो, बिल्कुल पूरा कोर्स एक साथ पैटर्न में मिलने वाला है। और वो कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, फिर IIT JEE नीट UPSC, बहुत से सेक्शन है। आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हो उस सेक्शन को क्लिक कीजिए और उसके पूरे कोर्स को आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे कि आप 9वीं कक्षा में हो तो 9वीं कक्षा पे क्लिक करोगे और क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो उस सब्जेक्ट के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर पूरे कोर्स को कंप्लीट देखना है तो यहाँ पर उन टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो भाई उसका पूरा कोर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना है तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई पाठ्यक्रम परिचय संख्या पद्धति, और भी स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो और भी चैप्टर्स के नाम यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, और इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद मिलेगा भाई NCERT का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद इसका वन शॉट वीडियो मिलेगा, फिर MCQs मिलेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि आपकी प्रिपरेशन होने वाली है बहुत तगड़ी। ठीक है, तो आप बस साथ में बने रहिए, कंप्लीट कोर्स को देखिए भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी बाहर आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कहीं ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं, हर चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई इसका फायदा बिल्कुल उठाएं। तो आपको करना बस यही है कि इस पर क्लिक करिए, क्लिक करते जो वीडियो आएगी उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। और आप लोगों को पता ही है भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके लिए भी। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में आपके हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे कि भाई उनका भी ये फायदा हो। कि भाई आपका फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो तो भाई बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ फाइनली आपको मैं कहना चाहता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय।